जुलूस शांतता पूर्वक निकाल रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कोपर्डी में एक मराठा समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। दरिंदे थे, वहशी दरिंदे, जिन्हें हम इंसान नहीं कह सकते हैं, जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था। उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, हम भी करते हैं। लेकिन भाइयों, हर घंटे हमारी किसी बहन, हमारी किसी मां के ऊपर बलात्कार होता है। आज आप दलितों के बारे में सिर्फ अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, पारदे साहब, गवर्नमेंट के आंकड़े ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2016 से 30 जनवरी 2016 महज 6 महीनों के अंदर ये महाराष्ट्र के 107 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार हुए हैं, महज 6 महीने के अंदर, इसी महाराष्ट्र के अंदर। कौन आवाज उठाएगा उनके लिए? सवाल ये है कि आप निंदा करिए, लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए आप मोर्चा निकालेंगे कि एक मराठा समाज की बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ है? नहीं, वो अगर मराठा समाज की बच्ची है, अगर वो किसी की बेटी है, तो वो एक मुसलमान इम्तियाज जलील की बहन भी है। मैं उसे बहन मानता हूं अपनी। जिस लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, जिन 107 दलितों की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हुआ है, वो भी मेरी बहनें हैं। दोस्तों, लेकिन आज ये कैसा माहौल हो गया है कि नहीं, अगर मेरी समाज की बच्ची के ऊपर अगर कुछ होता है तो ही मैं दुख प्रकट करूंगा। अगर ऐसा ही रहा तो कहां गई वो इंसानियत? अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर सही मानों में कोई सेक्युलर जमात है तो मेरे हिसाब से उस जमात का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। जो अगर निंदा करती है कोपर्डी की इस घटना का, तो यकीनन हम उस गांव के, अहमदनगर के उस गांव के जावखेड़ा में, जहां पर हमारे दलित समाज के पूरे उनके परिवार वालों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारी पूरी औरंगाबाद की टीम वो जावखेड़ा में गई थी। आपको यकीन नहीं होगा कि उस परिवार के अंदर जो बूढ़ी मां बची हुई थी, उसने जब बयान की कि उन्हें कैसा कत्ल किया गया, तो दोस्तों हम भी सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहां चले गई वो इंसानियत। उस पूरे दलित परिवार को सिर्फ कत्ल नहीं किया गया था, उनके गोश्त के टुकड़े ऐसे काटे गए थे, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, और खेत में जिस तरह से हम खाद फेंकते हैं, उस पूरे दलित परिवार के गोश्त के टुकड़ों को फेंका गया था। लेकिन क्या वजह थी कि एक भी दलित समाज का नेता लोकसभा के अंदर ये आवाज नहीं उठाया, खामोश रहा, ये जानते हुए भी कि बर्बरियत की हद को पार कर चुके थे ये लोग। अगर किसी ने आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर तो उस शख्स का नाम था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। और आप हमें ये बार बार कहते हैं, बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन तो सिर्फ एक मुसलमानों की जमात है, तो सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती। हाँ, ये सच है कि हम मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। अगर तुम मुसलमानों के साथ इंसाफ करते, अगर मुसलमानों को तुम महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर लेकर जाकर बिठाते, अगर लोकसभा में भेजते, तो जरूरत नहीं थी हैदराबाद की मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र में आने के लिए। तुमने हमारे साथ नाइंसाफियां की, इसीलिए मजलिस को आज लोग पसंद करते हैं, मजलिस का दामन थाम रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करते तो हमें जरूरत नहीं थी। आज हमारे साथ इतनी नौजवानों की ताकत जो जुड़ रही है कि वो जानते हैं अच्छी तरह से कि दलितों का और मुसलमानों का महज इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपने
सुना होगा, आज से कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वा शरद पवार साहब ने कहा कि मुसलमान नौजवान लड़कों को, बेकसूर लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये गलत बात है। जो उनके दल्ले थे बड़े खुश हो गए कि शरद पवार साहब ने कहा है कि गिरफ्तारियां गलत हो रही है। हमने सवाल किया, साहब 15 साल आपकी सत्ता थी, नौजवान लड़के जो सबसे ज्यादा अगर गिरफ्तार हुए हैं, मुसलमान लड़के अगर सबसे ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं तो वो इन्हीं 15 सालों के दौरान में गिरफ्तार हुए हैं। आपको एहसास नहीं होगा क्योंकि आप कभी मिले नहीं हैं। मुझे एहसास है दोस्तों, मैं जब मालेगांव में गिरफ्तार मेरे 9 नौजवान लड़कों को, कोई क्रिमिनल लड़के नहीं थे, एक डॉक्टर था, MBA पास आउट लड़के थे, इन्हें जब गिरफ्तार किया गया था तो कहीं ना कहीं मजलिस को ये यकीन था कि ये बेकसूर लड़के हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने चीख कर कहा था कि ये लड़के बेकसूर हैं, इन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार, उसमें मौजूद जितने भी मुसलमान MLAs थे, MPs थे, खामोश बैठे तमाशाई बनकर देखते रहे। जब शरद पवार साहब ने ये कहा तो मैंने कहा, शरद पवार साहब, टेलीविजन के सामने एक मीडिया के चंद लोगों को बुलाना और ये बयान देना बहुत आसान बात है आपके लिए। बहुत आसान है ये कहना कि ये गिरफ्तारियां गलत हो रही है। पवार साहब, एक मर्तबा आप या आपकी पार्टी के अगर MLAs मालेगांव के उन नौजवान लड़कों के घरों में जाते और बिलक बिलक कर रोती हुई उनकी माओं से, उनकी बहनों से अगर मिलते तो आपको ये एहसास होता कि ये जानते हुए भी कि मेरा बच्चा बेकसूर है, कितने साल जेलों में गुजारे हैं जानते हैं आप? 9 साल उनका अदालत के अंदर केस चला, 5.5 साल ये लड़के बेकसूर होने के बावजूद भी जेल के पीछे रहे। वो लड़कों से जाकर कभी मिले तो आज भी उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। दोस्तों, जब मैंने उनसे पूछा था, ये जानते थे तुम लोग कि तुम लोग बेकसूर है, उसके बावजूद भी 5.5 साल जेल के अंदर कैसा गुजारे, तो उनकी तरफ से एक लड़के ने जवाब दिया, साहब इस मुल्क की अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया था, हमें अल्लाह की अदालत के ऊपर पूरा यकीन था, हमें अपने रब के ऊपर पूरा यकीन था कि इंसाफ आएगा, इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए जब इन नौजवान लड़कों को हम देखते हैं तो सियासत अपनी जगह पे, वो लड़का जालना का कोई भी नौजवान हो सकता था, कोई भी नौजवान हो सकता था। अगर आतंक के मामले में कोई पकड़ा जाता है, अगर सबूत है, तो मैं भाजपा की और शिवसेना की ये सरकार को चीख कर यह कहना चाहूंगा कि अगर वो मुसलमान भी है, इस मुल्क से अगर वफादार नहीं है तो उसे फांसी पर लटकाइए साहब। मुल्क से गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुल्क से मोहब्बत करना ये हमें कानून नहीं सिखाता है, हमारा मजहब हमें सिखाता है इस मुल्क से मोहब्बत करना। और ऐसी हालत में अगर तुम इस तरह से नौजवान लड़कों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, औरंगाबाद आर्म्स हॉल का केस आपने सुना होगा, महज 2 महीने पहले ही उसका निकाल आया है, अदालत का फैसला आया है। 8-8 साल नौजवान लड़कों ने जेलों के पीछे गुजारे हैं। अदालत ने बेकसूर छोड़ा है, उन्हें बेकसूर छोड़ा है। कहा है कि कोई नहीं, इनके खिलाफ पुलिस ने कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकी। इसीलिए आज अगर पूरा डट कर अगर किसी ने खड़े रहा है तो मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन, जुम्मे का एक दिन हमने तय किया था, और जुम्मे की नमाज के बाद हमने हमारे जितने भी यूनिट्स हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, चाहे वो औरंगाबाद हो, जालना हो, लातूर हो, उस्मानाबाद हो, अंबड़ हो, घनसावंगी हो,
ہم نے ہر یونٹ کو یہ کہا تھا کہ ایک میمورینڈم دینا وہاں کے تمہارے ایس پی کے پاس، کلکٹر کے پاس، تحصیلدار کے پاس، اور اس کے میمورینڈم کے اندر ہم نے یہ لکھے تھے کہ اگر پڑھنے کے بعد اگر مالیگاؤں کے لڑکے 5.5 سال بے قصور ہونے کے باوجود بھی اگر جیل سے چھوٹے ہیں، اگر یہ لوگ اگر 5 سال اگر جیل کے اندر گزارے ہیں تو اس ATS کے ادھیکاری کو کم سے کم 2 سال جیل کے اندر تو بھیجائیے، تب ہم انصاف مانیں گے، تب ہم یہ مانیں گے کہ اس ملک کے اندر انصاف ہے۔ دوستوں، آج تک یہی ہوتا آیا ہے۔ میں نے نام کے ساتھ یہ کہا تھا، میرا ایک ATS آفیسر جان پہچان کا تھا، اس نے کہا کہ امتیاز جلیل صاحب آپ بہت تیز جا رہے ہیں، آپ نے ہمارے باس ATS کے پرمکھ KP رگھوونشی کا آپ نے نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ بولے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ ATS تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا اس سے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کی دعائیں لے کر نکلتے ہیں، اور جب ہم سڑک پر آتے ہیں، جب ہم سڑک سے گزرتے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ نہ جانے کتنے ہزاروں اور لاکھوں ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ تم کیا بتاتے ہیں؟ ہم اگر ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تمہارے جیسوں کی اوقات نہیں ہے ہمیں ڈرانے کی۔ بھائیوں، آج آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک اخبار میں خبر چھپی ہے، اردو اخبار میں ہیڈ لائن چھپی ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اس کے لیے اب کانگریس پارٹی میدان میں اترنے والی ہے۔